नेताओं की जवानी सच जानने की कोशिश, सियासत के पीछे की कहानी, आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार, ईपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपाल गुप्ता। 80 के दशक में एक खूबसूरत नौजवान एयरफोर्स ऑफिसर पैराशूट से राजनीतिक अखाड़े में कूदा और आते ही लोगों के दिलों में छा गया। बहुत प्यार मिला। उस राजनीति में आने से सरकार किसी की भी हो, लेकिन मंत्री वही होते थे। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मंत्री पद हमेशा इन्हें मिलता रहा। हम बात कर रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलसी RS चिप की। आइए आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। चिप साहब, बहुत पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ आए हैं और आपसे मौका मिला है बातचीत करने के लिए। इससे पहले भी बहुत बार मैंने दूरदर्शन में भी आपके साथ बातचीत की है और आप बहुत देर से राजनीति में रहे और मंत्री पद हमेशा तकरीबन आपके पास रहा। कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री पद आपके पास रहा। और आज की राजनीति में क्या फर्क आप समझते हैं? देखिए, पहले तो मैं खुशी महसूस करता हूं आपको मिलने के बाद। एक लंबे अरसे के बाद आज मेरी आपसे मीटिंग हो रही है। वैसे तो आपको भी पता है कि हम एक ही शहर के रहने वाले हैं, रणबीर सिंहपुरा, और आपके परिवार के साथ मेरे जो फैमिली थी, मेरे बड़े भाई साहब थे, उनके बहुत गहरा संबंध रहा। बिल्कुल, आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय जब पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैं 82 में राजनीति में आया। एयरफोर्स अफसर था। राजनीति की कोई ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरा राजनीति में आने का मकसद ये था, जो चीज मुझे राजनीति में खींच कर लाई वो था कि जो हम लोग थे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, तहसील भीमर, जो भी POK में है, वहां से जब आए तो जब मैं बचपन में थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि हमारे लोगों की हालत जो है बहुत मुश्किल थी। उस समय हम कैंपों में रहे, पहले पंजाब में रहे, उसके बाद जम्मू के बाद बॉर्डर के ऊपर जमीनें दी गई। तो एक मुश्किल वक्त से मैं गुजरा। अच्छी तालीम भी मैंने हासिल करी। उसके लिए मैं अपने परिवार को का एहसानमंद हूं कि उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने बिरला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे बिट्स कहते हैं आजकल, वहां से मैंने इंजीनियरिंग करी। तो कुछ हालात ऐसे बने कि जिसकी वजह से, और मैं उसमें धन्यवाद भी करना चाहूंगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कि उनकी मुझे गाइडेंस मिली और मैं राजनीति में आया। आपने कहा कि उस समय की राजनीति और इस समय की राजनीति में क्या अंतर है। मैं ज्यादा डिटेल में ना जाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय का जो सिस्टम था, जो लोगों की सोच थी, 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जो इस समय लोगों की सोच है या राजनीति को जिस ढंग से लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं या सब लोग लेते हैं, उसमें काफी अंतर है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। जी, एक पर्टिकुलर इंसान जो है, जो राजनीति में है, जैसे मैं ही राजनीति में हूँ, मेरी उस समय क्या सोच थी, आज क्या सोच है, क्या मैंने उस सोच को कायम रखा जिस सोच को लेकर के मैं आया, तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से कोई अंतर नहीं। लेकिन सर्कमस्टांसेस सब बदले हुए हैं।
हर फील्ड को ले लीजिए आप, हर फील्ड में अंतर आया है। पॉलिटिकल पार्टीज का उनके उनके जो मुद्दे उस समय क्या थे, आज क्या मुद्दे हैं, तो मुद्दे समय समय पर बदलते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर की स्थिति उस समय जो बिल्कुल अलग थी, आज जो स्थिति है वो बिल्कुल उसके उलट है, या आज परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो आपका जो प्रश्न है, मैं ये दोहराना चाहूंगा, उस समय में इस समय में काफी अंतर है। चिप साहब, जिस वक्त आप पॉलिटिक्स में आए, एयरफोर्स से आए, एक यंग नौजवान खूबसूरत, एक फिल्म स्टार राज बब्बर के साथ आपकी तुलना की जाती थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपने चुनाव लड़ा हरसपुरा में। चुनाव तो आप हार गए, लेकिन प्यार लोगों का बहुत मिला आपको। उसी प्यार की वजह थी, वही सब था कि आपको कैबिनेट में लिया गया, और कैबिनेट में आपने एज ए टूरिज्म मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर भी काम किया। अब मैं दो चीज़ों में आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो टूरिज्म की अगर बात करें तो आपने उस वक्त जम्मू की तरफ ध्यान दिया था, क्योंकि जम्मू से थे आप, जम्मू के साथ आपका लगाव था। और आज जो पोजीशन बन रही है कि आज टूरिज्म सारा के सारा कश्मीर चला गया है, जम्मू का बिजनेस खत्म हो रहा है। ट्रेन आपकी श्रीनगर कश्मीर चले गई है, यहाँ से यात्री सीधे कश्मीर जा रहे हैं। फंक्शन बड़े बड़े जो है, चाहे G20 हो, फिर भी बस स्पोर्ट्स का भी चल रहा है, वो सब चल रहा है। जम्मू के जो टूरिज्म स्पॉट्स हमारे, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। और आप तो टूरिज्म मिनिस्टर रहे हैं, क्या पोटेंशियल नहीं है जम्मू के अंदर, यहाँ सरकारें करना नहीं चाहती? नहीं, देखिए, दो बातें हैं इसकी। एक जनरल कुछ फीलिंग रही है, खासकर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या जम्मू के ज्यादा लोग ये महसूस करते रहे, समय समय पर आवाज उठती रही कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भेदभाव हो रहा है। डेवलपमेंट जो है वो कश्मीर में ज्यादा होती है, जम्मू में कम होती है। ये एक नॉर्मल फीलिंग थी। कुछ हद तक कुछ लोग ठीक भी थे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो आपने कुछ बातों का जिक्र किया, ट्रेन का वहां जाना, अच्छी रोड का बनना, कितने टनल बन गए हमारे। जी। तो आपकी एयरलाइन की फ्लाइट्स जो हैं वो इतनी ज्यादा है कि देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर तक और जम्मू तक वी आर वेल कनेक्टेड, जम्मू भी श्रीनगर भी वेल कनेक्टेड है। लेकिन विकास जो है, विकास को तो रोका नहीं जा सकता जी। ये बात अलग है कि लोग महसूस करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे सीधी अब ट्रेन जम्मू से वाया कटरा सीधी कश्मीर चली जाएगी, और मेरा यह ख्याल है कि जम्मू से 4.5 घंटे में ट्रेन जो है वो श्रीनगर पहुंचेगी बड़े आराम से। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन का वहां जाना लोगों को सुविधा होगी। देश के दूसरे हिस्सों से लोग आएंगे, आसानी से माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे और उसके बाद कश्मीर जाएंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो हमारी इस समय तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो प्रदेश है उसको तो लाभ ही होगा जी। उसके कोई नुकसान लेकिन जम्मू इग्नोर हो रहा है, क्योंकि लोग सीधे चले जाएंगे। इसलिए हमारे जो जम्मू के जो बिजनेस अदारे हैं, फॉर एग्जांपल जो होटल्स हैं, जो टैक्सी वाले हैं, या दूसरे लोग उससे जुड़े हुए थे टूरिज्म से, उन पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। वो जम्मू को डेवलप क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे तो इतने टूरिज्म स्पॉट्स हैं हमारे। नहीं, वो देखिए, वो एक शुरू से ये बात नहीं, आज अगर देखा जाए तो कश्मीर में भी इतने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो वर्जिन स्पॉट्स हैं, जो अभी तक बिल्कुल जिनको टच नहीं किया गया, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जम्मू में भी कुछ खूबसूरत जगह हैं, जैसे आपका पत्नीटॉप है, भद्रवाह का इलाका है, या रजौरी, पुंछ में नूरी, शंबे, बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन मैं उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात कुछ ऐसे रहे कि जिसमें हम विजय पाकिस्तान के साथ उलझे रहे, राइट फ्रॉम 47 ऑनवर्ड। ठीक। उसके बाद हमने 65 फेस किया, then 71 फेस किया हमने। उसके बाद में 87 में हमारे हालात खराब हुए, 2002 में हालात खराब हुए, और रिसेंटली हमने देखा होगा कि तब से लेकर के
पाकिस्तान का जो जो प्लानिंग रही कि भाई आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, हिंदुस्तान के भारत के लोगों को डिस्टर्ब किया जाए और खसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों को चैन से ना रहने दिया जाए, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कश्मीर का टूरिज्म भी अफेक्ट हुआ और जम्मू का भी टूरिज्म अफेक्ट हुआ। लेकिन इस नजरिए से नहीं कि भाई जानबूझ के किसी ने यहाँ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप न किए एंड ऑल दैट। मैं महसूस करता हूँ कि कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, जो हमारी जो रियासत है जम्मू कश्मीर के पास इतने रेवेन्यू के साधन नहीं थे, जिसकी वजह से टूरिज्म को डेवलप करने में भी कमजोरी आई। लेकिन आपने याद होगा आपको, कश्मीर को तो अलग रखिए, लेकिन जब 2.5-3 साल के लिए गुलाम नबी आजाद साहब टूरिज्म मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सियासत के, पहले तो वो भारत सरकार में वो उनके पास कई मंत्रालय रहे, लेकिन यहाँ जब वो मुख्यमंत्री बने तो 2.5-3 साल में उन्होंने टूरिज्म के एंगल से, जो खासकर चनाव वैली थी जिसमें भद्रवाह खास मैं कहूँगा, बहुत से टूरिस्ट स्पॉट उन्होंने डेवलप किए। खासकर जो आपका कश्मीर में, अब देखिए कश्मीर में तो टूरिज्म डेवलप हो ही रहा था, लेकिन जो आपका वो जो उन्होंने गार्डन जो डेवलप किया वहाँ, ट्यूलिप गार्डन जो डेवलप किया, वो तो एक सारे देश में मिसाल है, बल्कि दुनिया में एक मिसाल है। हिंदुस्तान से नहीं बल्कि बाहर के लोग भी उसको देखने के लिए आते हैं, आज भी आते हैं। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता रहा कि कौन सी सरकार, लेकिन सरकार समय समय बदलती रही, कभी कोalition सरकार आई, कभी दूसरी सरकार आई, उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ जानबूझ के किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हालात ऐसे थे कि टूरिज्म जम्मू में ज्यादा डेवलप नहीं हो सका। कश्मीर में तो नेचुरल था ही जी। कश्मीर के जो बागात थे, जैसे आपके बागात थे, वहाँ के डल झील या जो नेचुरल क्लाइमेट वहाँ की है, तो वो उसकी वजह से वहाँ टूरिज्म नेचुरली वो डेवलप होता रहा और सरकार उसको आगे बढ़ाती रही। लेकिन जानबूझ के शायद यहाँ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हालात है जिसकी वजह से टूरिज्म यहाँ ज्यादा डेवलप नहीं हो सका। चिफ साहब, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उमर अब्दुल्ला ने कल कहा है कि जितने भी हमारे MLA या मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे डालने चाहिए। अब गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड और प्राइवेट स्कूल के स्टैंडर्ड के बारे में आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो एजुकेशन को बड़ी नजदीकी से देखा है और अपने बच्चे जो सभी के बच्चे जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो दूसरों को कहते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में डालें। नहीं, देखो, गवर्नमेंट स्कूल, अब जैसे हम लोग, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, बिल्कुल, गांव में पढ़े, फिर हम बिल्कुल हाई स्कूल रणबीर सिंहपुरा में पढ़े, फिर GTM साइंस कॉलेज में पढ़े। गवर्नमेंट स्कूल में अगर लोग अपने बच्चों को वहां दाखिल नहीं करेंगे या उनको नहीं वहां पढ़ाएंगे, तो उससे जो है नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक नॉर्मल जो लोग एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, जो भी सरकार है, सरकार कोई भी हो, तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वहां गवर्नमेंट स्कूल में डालो, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि उन स्कूलों को डेवलप किया जाए जी, उन स्कूलों को अच्छे ढंग से चलाया जाए। उनको, आज आपने देखा होगा कि हर गांव में एक प्राइवेट स्कूल है। हाँ जी। और लोगों में भी एक फीलिंग है, लोग महसूस करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से जो है वो बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देती है, शायद जो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि बड़े बड़े लोग जहाँ बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो उनकी परसेंटेज देखिए ना कितनी कम है। आज अगर जम्मू में भी ले लें या श्रीनगर में ले लें, जो अच्छे स्कूल हैं जिनका नाम है, जैसे 2-4-5 स्कूल यहाँ भी बहुत बढ़िया स्कूल हैं जम्मू शहर में, जी जी, इसी तरीके से कश्मीर में भी है, या जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ भी एक आधा स्कूल अच्छा है, लेकिन हार्डली
अगर आप परसेंटेज देखें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल परसेंटेज ऐसी है जो उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजती है। तो अगर ये तो एग्जाम्पल सेट करते हैं तो अच्छी बात मेजॉरिटी जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट स्कूल पर। है। तो गवर्नमेंट स्कूलों को तभी डेवलप किया जाएगा अगर लोग गवर्नमेंट स्कूलों में वहां बच्चों को पढ़ाने में विश्वास करेंगे, अपने बच्चों को भेजेंगे, यकीन करेंगे कि ये स्कूल भी अच्छे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को अगर भेजा जाएगा तो सरकार भी उससे उत्साहित होगी और उनको डेवलप करेगी। शिव साहब, आपके इस लंबे कैरियर में, सियासी कैरियर में, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपने बड़ा दुख महसूस किया हो और कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो? देखिए, ऐसा है कि जिंदगी में किसी भी जिंदगी को ले लो, ऑर्डिनरी आदमी को ले लो, किसी को ले लो, हमेशा जिंदगी में कुछ जीवन की घड़ियां ऐसी आती है जो बड़ी खुशी घड़ियां होती हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब इंसान दुखी भी होता है। तो इसमें जो जो प्रश्न आपका ये बड़ा एक पॉइंटेड क्वेश्चन है, तो इसमें ये कहना कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ या दूसरी सिचुएशन में क्या नहीं हुआ, ये बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी ये जो जो आप बात आपने कही है, मैं ये महसूस करता हूँ कि जब मैं एयरफोर्स को मैंने छोड़ा, एयरफोर्स से मैं रेजिग्नेशन दिया, प्री मैच्योर रिटायरमेंट मैंने ली, तो जब मैंने गौर से सोचा छोड़ने के बाद, तो 2-4-5 दिन मुझे ऐसे लगा कि मैंने गलत कदम उठाया है। कि एक अच्छी जिंदगी थी, देश की सेवा कर रहा था, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, कंपटीशन में जाकर, मेरे तो कोई साधन नहीं थे वहां एयरफोर्स में चले जाने के लिए। तो उस समय मैं दुखी भी हुआ और मैंने महसूस किया कि मैंने बहुत गलती की है। लेकिन उसके बाद जब मैं पब्लिक लाइफ में आया और जब आम लोगों के साथ मैं काम करने लगा, खासकर उन लोगों के साथ जो बिल्कुल बेसहारा लोग थे, जिनका मैं सहारा बन सकता था, तो उसमें बहुत से ऐसे जिंदगी में मोमेंट्स आए जब मैंने कुछ ऐसे लोगों की मदद करी कि मैं उसमें क्षमता थी मेरे में, वो मेरे राजनीति में आने से मेरे क्षमता में जो था इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मैं कुछ लोगों की मदद कर सका। तो वो जो मोमेंट्स है जब मैं मदद करता था तो मेरे लिए बड़े खुशी के मोमेंट्स होते थे। शिव साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आप जो भी सरकार रही यहाँ, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, आप मंत्री बने, उस पार्टी में गए, मंत्री बने, इस बार क्या मिस कैलकुलेशन होगी या आजाद साहब के साथ प्यार ज्यादा था? वो नहीं, देखिए, ये समा जो है, समा के फैसले जो होते हैं उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता जी। इंसान हर समय पर कोई ना कोई फैसला करता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैं एक लिहाज से थोड़ा सा कहीं कहीं महसूस करता रहा कि मैं इलेक्शन में बदकिस्मती से थोड़े थोड़े वोटों से रहता रहा। मैं वो इसलिए था कि शायद मैं जो हमारे देश की राजनीति थी उसको समझ नहीं सका। मुझे कहना नहीं चाहिए स्टेज पर, लेकिन कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं जो मैं समझ नहीं सका, क्योंकि मेरा जो पालन पोषण गांव में हुआ, मेरे जो सारे 19-20 साल मैं डिफेंस सर्विसेज में रहा, देश की सेवा में रहा, तो पॉलिटिक्स में जो हिंदुस्तान की, जो भारत की राजनीति है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोग उल्ट पुल्ट करते हैं, ऑल दैट। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन कि यहाँ मुझे उसमें सेटबैक होता रहा। मैंने संघर्ष बड़ा किया इसमें, और जिस समय पर जो स्थिति आई, मैं उसके हिसाब से चलता रहा। कहीं भगवान ने साथ दिया, कहीं नहीं दिया, तो मुझे किसी चीज की कोई गम नहीं है। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द सेंस कि मुझे मौका भी मिला लोगों की सेवा करने का। मैंने सेवा भी की, ईमानदारी से करी। मैं नहीं कहता, सब लोग अपने आप को ईमानदार कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सही रास्ते पर चल के लोगों की सेवा कर सकूं, और मैंने की। कहीं गलतियां भी हुई होंगी,
कहीं इंसान, कोई भी इंसान जिंदगी में जो है वो पूर्ण नहीं है, वो जो कंप्लीट नहीं है। वो तो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। हर इंसान से कभी गलती होती है, कोशिश करता है वो ठीक करे, लेकिन कोशिश करिए कि मैं ठीक ढंग से एक अच्छे रास्ते पर चल के राजनीति में जब तक मैं रहूं, और मैंने कोशिश करी और मैं रहा भी, और उसी मकसद को लेकर के मैं लोगों की सेवा कर सकूं। आज भी देखिए, आज मेरे पास कोई जिस पार्टी से मैं संबंध रखता हूँ आजाद सबके साथ हूँ मैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन देखा जाए तो कोई हम सत्ता में नहीं है, लेकिन आज भी 2, 4, 5, 6 लोग जो है वो डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर कि भाई आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से बात करें, किसी हॉस्पिटल में हमारी मदद करें, किसी पुलिस स्टेशन में हमारी मदद करें, या कोई हमें जमीन के बारे में रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में मदद करें। तो जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी बात को सुनता है, हम उसकी कोशिश करते हैं। तो ये एक सेवा है। ये मैं, अगर राजनीति को देखा जाए, शुरू में जो क्वेश्चन आपने पुट किया, आज की राजनीति वो सेवा भाव इतना नहीं है बिल्कुल जितना पहले था। पहले लोग अगर भारत का अगर आप इतिहास देखें राजनीति का, तो जो लोग, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाई, जिन लोगों ने इस भारत में एक अच्छी डेमोक्रेसी की नींव रखी, वो लोग जो थे वो डिफरेंट थे। आज लोग जो डिफरेंट है, आप आज न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आप टेलीविजन को देखिए, सोशल मीडिया देखिए, आज एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का सिस्टम जो है, एक दूसरे को बुरा कहने का सिस्टम जो है, अपने आप को ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। पहले इतना नहीं था। पहले लोगों का जो एक ही बात थी कि हम किस ढंग से लोगों की सेवा कर सकें जी। तो इसलिए जो मेरा जो जीवन रहा, जैसे जैसे परिस्थितियां मेरे सामने आई, उसी ढंग से मैंने अपने आप को उसमें ढाला। जब सब पीपी न्यूज लाइन की ओर से आपको शुभकामना है, भगवान आपकी सेहत ठीक रखे ताकि आप समाज की सेवा करते रहें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।